बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 3 का आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है चार्ल्स लॉ। स्टूडेंट, चार्ल्स लॉ से पहले वाले टॉपिक्स हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। चार्ल्स लॉ के बारे में जो जो चीज़ें याद रखनी, इसमें सबसे पहली चीज़ है कि 1787 में ये लॉ प्रेजेंट हुआ है जिसमें हम लिखते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये V क्या है, ये हम पीछे बॉयज लॉ में भी पढ़ चुके हैं। V जो है बेसिकली वॉल्यूम है उस गैस का जिसका कुछ ना कुछ मास आपको दिया गया है। इस चीज को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस। अच्छा, अब ये जो वॉल्यूम है किसी भी दिए गए गैस के मास का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। स्टूडेंट आप देख सकते हैं, जैसे मैंने वॉल्यूम के लिए कुछ थ्योरी लिखी है, तो टेम्परेचर के लिए मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट। स्टूडेंट, ये वर्ड एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, ये आपको थोड़ा सा जब हम आगे जाएंगे लेक्चर में फिर आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप इस स्टेटमेंट, लॉ की जो स्टेटमेंट है वो कैसे याद रखेंगे? वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये लिखकर आपने ये मैथमेटिकल रिलेशन लिख देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप वेरी सिंपल प्रोपोर्शनलिटी को टाइम कांस्टेंट आ जाएगा k, ठीक है, और उस k की वैल्यू निकाल लें तो क्या बनेगी k की वैल्यू? ये t से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, यानी k v/t। इसको इनिशियल कंडीशन के लिए लिख लिया, फाइनल कंडीशन के लिए लिख लिया, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें तो हमारे पास रिलेशन बन जाता है v1/t1 ओवर v2/t2। स्टूडेंट, इसमें ना ये चीजें तो सारी मैटर में आपने पढ़ी है। इसमें जो अहम चीज क्या है वो क्या है, वो ये है कि ये जो हमने एक रेशियो को दूसरी रेशियो के इक्वल रखा है, v1/t1 को v2/t2 के इक्वल रखा है, ये इधर हमने लिखा है इक्वल। स्टूडेंट, अगर आप किसी भी नॉर्मल सिनेरियो में किसी गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर लेकर यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो ये रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं आती। जब चार्ल्स ने ये लॉ नया दिया तो बहुत से लोगों ने कहा कि चार्ल्स का लॉ गलत है। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग v1/t1 डज नॉट इक्वल टू v2/t2। तो अच्छा, चार्ल्स इस चीज को एक्सप्लेन तो नहीं कर सका, लेकिन कुछ अर्से के बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट है लॉर्ड केल्विन। इसने अपने नाम के ऊपर एक नया टेम्परेचर स्केल मुतारिफ करवाया जिसे हम केल्विन स्केल बोलते हैं। अच्छा, इस स्केल के मुताबिक ये रेशियो क्यों इक्वल नहीं आ रही थी, सारा आंसर हमें यहाँ से मिलेगा, और ये हमारी बुक में एक अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है समझने वाला। अच्छा, इसके मुताबिक है कि अगर टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस हो, अगर टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस हो तो केल्विन में वही टेम्परेचर 273 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर है। अब ये स्केल सेट हो गया कि अगर सेल्सियस में 0 है तो केल्विन में वही टेम्परेचर 273 माना जाएगा। स्टूडेंट, आप देखें 0 से 1 दर्जा टेम्परेचर को कम कर दें, 0 से कम क्या होता है -1, तो इट मींस कि 273 से भी 1 दर्जा कम हो जाएगा 272, ठीक है। तो अच्छा, 0 से हमने 1 दर्जा टेम्परेचर कम किया, इधर से भी 1 दर्जा कम कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब -1 दर्जा और कम कर दें, -1 से कम होकर क्या आ जाएगा -2, -1 से कम होकर क्या आ गया -2, तो इधर से और 271। इसी तरह अगर आप करते जाएं 0 से टेम्परेचर को कम करके ले आए -100 पे, इधर से भी 100 दर्जे कम कर दें, 273 की बजाय क्या हो जाएगा 173। अच्छा, इससे और कम करें, कम करते जाएं हत्ता कि टेम्परेचर सेल्सियस में 0 से कम करते -273 डिग्री सेल्सियस तक अगर ले जाएं तो आप जानते हैं कि उसको फिर केल्विन पे टेम्परेचर तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि उधर से आपने 273 दर्जे कम किया, तो इधर से जब 273 दर्जे कम करेंगे तो टेम्परेचर कहाँ बन जाएगा 0 केल्विन। स्टूडेंट, ये टेम्परेचर बहुत अहम है। इस 0 को हम एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जिसकी सिर्फ हम बात कर सकते हैं, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? किसी गैस के लिए ये टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। अब स्टूडेंट, होता क्या है, जब हम किसी गैस का टेम्परेचर लो करते हैं, बेसिकली तो हम यहाँ भी टेम्परेचर लो ही कर रहे हैं ना, 0 से -1, -1 से -2, -2 से -100, -100 से -273। तो जैसे जैसे हम किसी गैस का टेम्परेचर लो करते हैं, टेम्परेचर लो करने का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को कम करना, यानी मॉलिक्यूल्स को करीब लाना। टेम्परेचर लो करना मतलब ठंडा करना किसी गैस को, तो टेम्परेचर लो करने पे, ठंडा करने पे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं करीब, और मॉलिक्यूल्स का करीब होना लिक्विड होने की निशानी है, ना कि गैस होने की निशानी, ठीक है। तो जब हम किसी गैस के लिए टेम्परेचर को लो करना शुरू करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है
कि गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ रहे हैं यानी कि गैस लिक्विफाई हो रही है, ठीक है। तो ये वो टेम्परेचर है कि अगर हम किसी गैस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले पहले वो गैस रहती नहीं, वो गैस लिक्विफाई हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, मॉलिक्यूल करीब करीब आ रहे हैं, मॉलिक्यूल का करीब करीब आना लिक्विड होने की निशानी है। इसका मतलब ये टेम्परेचर कभी भी किसी गैस के लिए अचीवेबल नहीं है, इसकी सिर्फ हम बात कर सकते हैं, फर्ज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि किसी गैस को इतना टेम्परेचर मिल गया। रियलिटी में किसी कोई गैस इस टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए इस टेम्परेचर को हम कहते हैं हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। हाइपोथेटिकल टेम्परेचर मतलब फर्ज किया गया टेम्परेचर, सोचा गया टेम्परेचर जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। स्टूडेंट अगर इस टेम्परेचर का यानी -273 डिग्री सेल्सियस का और 0 केल्विन, अगर इन टेम्परेचर्स का हम इन टेम्परेचर्स के बारे में हम ये कह रहे हैं कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, तो फिर इसका मतलब है कि जब हम इसको डिफाइन करेंगे, जैसा कि ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसका मतलब कोई रियल गैस इस टेम्परेचर को तो अचीव नहीं करेगी। हम कहते हैं कि भाई ये इतना लो टेम्परेचर है, सादा लफ्ज़ों में समझते हैं, ये इतना लो टेम्परेचर है कि अगर किसी गैस को मिल जाए तो उसका वॉल्यूम बिल्कुल जीरो हो जाए। देखिए स्टूडेंट, टेम्परेचर लो करने पे क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है, लेकिन ये तो इतना टेम्परेचर लो हो गया कि वॉल्यूम कम होते 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 बिल्कुल ही जीरो हो गया। अब स्टूडेंट आप तो सोचें कि क्या वॉल्यूम कभी जीरो हो सकता है? ठीक है, ये देखें हम क्या करते हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको करीब करीब लेके आते हैं, ठीक है। अब हम इनको करीब करीब लेके आते हैं, जैसे जैसे करीब करीब आ रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी जगह कम घेर रहे हैं। अब एक वक्त ये कम से कम भी जो जगह है वो अब इस वक्त इन्होंने जो मैक्सिमम पॉसिबल लेस ऑक्युपाइड वॉल्यूम है वो इस वक्त है, ठीक है, यानी कम से कम जो जगह घेरी हुई इन दोनों मॉलिक्यूल्स ने वो ये है। अब हम इसमें भी हम ये तो नहीं कह सकते कि इनका वॉल्यूम है ही नहीं, इन्होंने कोई जगह घेरी नहीं हुई, हम ये तो नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि इनका वॉल्यूम इस वक्त मिनिमम है, जितना कम हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ है, वो जीरो तो नहीं। जीरो होने का मतलब तो ये कि ये दो मॉलिक्यूल्स यहाँ से वैसे ही हट गए, गायब हो गए, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वायलेशन है। इसका मतलब कभी किसी चीज का वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब इस टेम्परेचर को फिर हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जहां पर अगर किसी गैस को लगाया जाए तो उस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। चूंकि ये टेम्परेचर भी हाइपोथेटिकल है, फर्ज किया गया, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, रियलिटी में हम इस टेम्परेचर तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब जिस गैस के हम वॉल्यूम जीरो होने की बात करेंगे वो गैस भी आइडियल गैस होगी। स्टूडेंट इस एक पॉइंट पे इतनी ज्यादा डिबेट करने का मकसद पता क्या था, क्योंकि आपके चैप्टर का जो रिमेनिंग जितना भी पोर्शन है वो सारा इस चीज पे डिपेंड करता है कि इस एक वर्ड पे, ये क्या वर्ड है, ये है आइडियल गैस। स्टूडेंट इस टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं, दिस इज द टेम्परेचर, इसको हम डिफाइन करेंगे द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच, जिस पर एन आइडियल गैस वुड हैव जीरो वॉल्यूम। ठीक है, हमने वर्ड यूज कौन सा यूज किया, रियल गैस का वर्ड यूज नहीं किया। रियल गैस इस टेम्परेचर तक नहीं पहुंच सकती, क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर रियल नहीं है, ये टेम्परेचर फर्ज किया गया है, तो फिर गैस भी फर्ज की गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियल गैस और आइडियल गैस, ये दो वर्ड ऐसे जो कि आपको इस चैप्टर में बार-बार सुनने को मिलेंगे। ठीक है, आपका चैप्टर यहां से ऑनवर्ड सारा जो है ये रियल गैस या आइडियल गैस के बिहेवियर को स्टडी करते हुए गुजर जाएगा। ठीक है, तो हमने आइडियल मतलब जैसे हम कहते हैं जी वो मेरे फादर मेरे आइडियल है, इसका मतलब हम अपने फादर जैसा बनना चाहते हैं। अभी हमने ये थॉट अपने माइंड में पैदा की है, अभी हम बने नहीं हैं, अभी हम जैसा बन नहीं गए, अभी हमने सिर्फ सोचा है, सोची गई गैस, फर्ज की गई गैस, उसे कहते हैं आइडियल गैस। तो इस टेम्परेचर पर किसी आइडियल गैस का ही वॉल्यूम वुड हैव का मतलब क्या हो सकता है, वुड हैव का उत्तर क्या बनता है, हो सकता है। ये वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी फर्ज की गई गैस का वॉल्यूम जीरो हो सकता है। ये वो टेम्परेचर है जिस पर किसी आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो सकता है। दिस इज द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट व्हिच एन आइडियल गैस वुड हैव जीरो वॉल्यूम। ये है एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप ये डेफिनेशन लिखें और इसके साथ ये आप लिखें कि इट्स वैल्यू इज -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट एक हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ये इस बेसिकली एब्सोल्यूट जीरो का पूरा एक टॉपिक है। इसमें ये है कि ये तो हमें पता चल गया कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। क्वेश्चन ये कितना टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, कितना टेम्परेचर कम किया जाए तो कितना वॉल्यूम कम होगा। कितना मतलब मिकदार, मतलब क्वांटिटी। सो व्हाट इज द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, वो हम यहां पे पढ़ेंगे, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन।
ये आप टेक्स्ट बुक में लिखी हुई हेल्पिंग बुक में भी आपको नजर आ जाएगी। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ को समझना पड़ेगा। फर्स्ट करें मेरे पास एक सिलेंडर है जिसमें कुछ ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये सिलेंडर के टेम्परेचर जो मैंने दिया हुआ वो है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर रहते हुए इस गैस का जो वॉल्यूम है वो है 546 सेंटीमीटर क्यूब। ये लेट किया गया है हमारी बुक की गिवन एग्जांपल के तौर पर। अगर आप बुक में देखेंगे इस टॉपिक के नीचे आपको एक टेबल नजर आएगा। हेल्पिंग बुक में टेबल नहीं बना हुआ, छोटा सा टेबल बना, लेकिन टेक्स्ट बुक पे आप अगर देखेंगे तो पूरा आपको एक टेबल नजर आएगा जिसमें बताया जाएगा कि इस गैस एक फर्स्ट कर ले गैस है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पर रहते हुए इतना वॉल्यूम आपके पास अवेलेबल है। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम जानते हैं कि ये जो वॉल्यूम है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो फिर मैं इस वॉल्यूम को V नॉट बोलूंगा। ये जो मैंने छोटा सा 0 यहां पे लिखा हुआ है V0, V एट 0 यानी वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको क्या पढ़ेंगे V नॉट। अच्छा, अब क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ में हम पढ़ते हैं कि हर 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर अगर आप बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेंपरेचर, ये देखें चार्ल्स लॉ को लेके चलते हैं। टेंपरेचर बढ़ाने में क्या चीज बढ़नी है? वॉल्यूम। टेंपरेचर कितना बढ़ाया आपने? 1 डिग्री सेल्सियस। टेंपरेचर बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। बढ़ाया है तब भी 1 डिग्री सेल्सियस, कम किया है फिर भी 1 डिग्री सेल्सियस। चाहे आप टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं या कम करें, उससे कितना वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा ये हमने मालूम करना है। वो बताया गया है कि आप हर 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल के नतीजा में जो आपके पास वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर अवेलेबल है उस वॉल्यूम का 1/273वां हिस्सा बढ़ेगा या कम होगा। फर्स्ट कर लें आपने इस गैस का टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर दिया, बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम टेंपरेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम तो बढ़ना ही है। अब वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? वॉल्यूम जो है वो 546 का 1/273वां हिस्सा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर कम कर दिया है तो 546 का 1/273वां हिस्सा कम हो जाएगा। ये 546 क्या है? दिस इज द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेंपरेचर देयर वुड बी अ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम ये कहते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर रहते हुए स्टूडेंट यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो प्रेशर है ना, प्रेशर वो कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ में टेंपरेचर कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। कांस्टेंट प्रेशर पर रहते हुए किसी भी गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये स्टेटमेंट में बड़ा क्लियरिफाई करके लिखा हुआ है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। कांस्टेंट प्रेशर पर रहते हुए किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, कितना बढ़ेगा कितना कम होगा आगे बताया गया, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम व्हिच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा 546 जो कि उस गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पर अवेलेबल वॉल्यूम का 1/273वां हिस्सा। ये जो स्टूडेंट का होता है ना, का इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। इन उर्दू मीडियम जो मैं पढ़ा हूं मैथमेटिक्स में, ये हमारे टीचर बताते थे कि हमें कहा जाता है कि इस वैल्यू का 2% निकालें तो उस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके 100 में डिवाइड कर देना, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हमें जो वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर अवेलेबल है 546, उस वॉल्यूम का, ये देखिए उस वॉल्यूम का मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। उस वॉल्यूम का 1/273वां हिस्सा, तो मैंने उस वॉल्यूम को 1/273 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर है 2 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेंपरेचर बढ़ाता हूं तो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर कम करता हूं तो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर बढ़ा दें या कम कर दें, इतना चेंज वॉल्यूम में आएगा। सो बड़ा आसान सा सवाल है कि अगर मैं इसका टेंपरेचर 0 से बढ़ा के 1 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो टोटल वॉल्यूम इस गैस का कितना हो जाएगा, ये आपने बताना है, ठीक है। ये होगा 548। ये आप टेबल से वेरीफाई करें कि 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना वॉल्यूम, जहां पे लिखा हुआ है 0 पे 546 है, उसी टेबल में जरा चेक कीजिएगा कि 1 पे कितना होगा 548। क्यों? क्योंकि उसमें इतना इजाफा आ चुका है। तो स्टूडेंट ये एक समझने वाली चीज थी। अच्छा अब ये एक इक्वेशन है हमारे पास, हमें हर दफा किसी भी टेम्परेचर पर मतलब पूछा जाए, मिसाल के तौर पर
आपको एक गैस है, उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम दे दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ठीक है 0 पे इतना वॉल्यूम है, 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना वॉल्यूम है, 100 पे कितना होगा, 50 पे कितना होगा, 56 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, यानी किसी भी टेम्परेचर पे आपसे पूछा जा सकता है। जब 0 पे बता दिया तो इसका मतलब किसी भी टेम्परेचर पे पूछा जा सकता है। अब उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला यहाँ पे अवेलेबल है। ये दोनों इक्वेशन एक ही बेसिकली एक ही इक्वेशन है, बेशक आप इसको u लिख लें, बेशक u लिख लें। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में सवाल है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, तो उसमें याद रखिएगा कि स्टेटमेंट लिखने के बाद ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन जरूर लिखना है, इन दोनों में से कोई एक। ये दोनों एक ही हैं, बेसिकली मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो ये इस तरीके से हमारी टेक्स्ट बुक में या बुक में दोनों तरह लिखा होगा। आप इसको लेकर जरा समझिए, आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पर गिवन वॉल्यूम अवेलेबल है, बिल्कुल V नॉट अवेलेबल है, और आपने वॉल्यूम निकालना है उस एक नए टेम्परेचर पे। फर्ज कर ले वो नया टेम्परेचर है 56 डिग्री सेल्सियस, तो आप 56 को यहाँ पे पुट करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, आप 56 यहाँ पे पुट करेंगे तो वो आपके पास यानी इस t की जगह पे, इस स्मॉल t की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 56, और इसका मतलब यहाँ ये वाला t यहाँ भी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो आपके पास वॉल्यूम एट 56 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो लेकिन शर्त ये है कि आपके पास उसका वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस अवेलेबल होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन, दोनों में से कोई इस भी आप एक लिख लें। अच्छा स्टूडेंट आगे चलते हैं। अच्छा अगर फर्ज करें, मैं कहता हूं अभी हम इस डेफिनेशन को जरा जस्टिफाई करते हैं। इस डेफिनेशन में हमने क्या कहा था, किसी आइडियल गैस के लिए जो वॉल्यूम है वो 0 हो जाएगा इस टेंपरेचर पर जाकर। तो स्टूडेंट हम इस t की जगह पे -273 पुट करके देखते हैं कि क्या वाकई ही वॉल्यूम 0 हो जाता है। तो ये देखें इस t की जगह मैंने क्या पुट किया, मैंने -273 डिग्री सेल्सियस। जब इधर t की जगह -273 है तो ये वाला जो t था उसकी जगह में भी क्या पुट कर दिया -273। स्टूडेंट इसको आप सॉल्व कर ले, कैलकुलेटर पे आंसर क्या आ जाता है 0। इसका मतलब भी डेफिनेशन ठीक है कि किसी भी ये ऐसा टेंपरेचर है जिस पर किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है ना वो है जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन में आपने सबसे पहले ये एक स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट ना क्वेश्चन है, इसकी डेरिवेशन पेपर में आ सकती है क्योंकि चैप्टर नंबर 3 से थ्योरेटिकल लॉन्ग आना है, इसलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। अच्छा आपने स्टार्ट कहां से लेना है, पहले तीनों लॉज लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। बॉयल्स लॉ में हमने कल लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन साथ कांस्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या थी कल हमने, वॉल्यूम प्रेशर P और V आपस में लिंक्ड है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, V और T आपस में लिंक्ड है तो प्रेशर कांस्टेंट। इसमें एक चीज का इजाफा भी है, वो क्या है, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट थे, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट थे। तो जब हम यहाँ पे कहते हैं कि वॉल्यूम, जब इसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस, भाई एक दफा किसी गैस का जो मास आपको दे दिया गया है उसका अब उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन पढ़ना है, मास तो फिक्स है, इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स होते हैं। ठीक है, टोटल आप जो समझ लेंगे 3 वेरिएबल्स हैं। बॉयल्स लॉ आपको इतना तो याद है ना, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसके बाद दो वेरिएबल बचते हैं, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल, दोनों को कांस्टेंट करते हैं। V और T का आपस में रिलेशन है, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दें। जब V और N का आपस में रिलेशन है तो फिर यहाँ पे कौन सी दो चीजें गायब है, यहाँ से T गायब और P गायब है, टेम्परेचर और प्रेशर उन दोनों को आप कांस्टेंट कर दें। तो इसको बोले क्वेश्चन को 1, इसको बोले 2, इसको बोले 3। यहाँ पे सिंपल सी डेरिवेशन है, बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो अब इन तीनों इक्वेशन बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 3 तीनों को कंबाइन करना है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, N के और T के, ये देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, T इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के, ये देखिए V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। स्टूडेंट जब प्रोपोर्शनलिटी बनाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट कौन सा है, R। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं जनरल गैस कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा कल, जो इसके बाद एक लेक्चर रिकॉर्ड होगा, उसमें हमने सारी डिस्कशन इसके ऊपर ही करनी है, आइडियल गैस कांस्टेंट R के ऊपर। जैसे ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें जैसे एवोगैड्रोस नंबर Na एक कांस्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है Na, जिसकी वैल्यू 6.02 क्लास पर 23 होती है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है, इसी तरह ये आइडियल गैस कांस्टेंट R है। स्टूडेंट इसको जरा इक्वेशन की शक्ल में ले लेते हैं। ये P इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये देखिए इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, P = nRT। ये है आइडियल गैस इक्वेशन, ये है जनरल गैस इक्वेशन। ये इसमें R क्या है, ये मैंने लिख दिया, इसको आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में सेव होती है। फिर भी हमने कल आने वाले लेक्चर में
इसकी दो डिफरेंट यूनिट सिस्टम में वैल्यूज निकालनी है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये यहाँ तक जो है ना हो गई इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन। इसको थोड़ा सा इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी मजीद आगे जाएगी। फॉर वन, अगर हम कहें फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, फॉर 1 मोल के लिए, तो ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इक्वेशन क्या बचेगी Pv = RT। ये देखिए Pv = RT लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट हमने जो काम यहाँ पे किया था, यहाँ पे ये देखिए, जब हमने यहाँ से कांस्टेंट k की वैल्यू निकाल ली, कांस्टेंट को कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, और फिर जो रिलेशन बचा उसको इनिशियल और फाइनल कंडीशन के लिए लिख लिया। यही काम हमने यहाँ पे करना है कि हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से r की वैल्यू निकालो, क्या बनेगी Pv/T, इधर नीचे आ जाएगा, Pv/T बन जाएगा। ठीक है, इसको एक दफा इनिशियल कंडीशन के लिए लिख लें, फाइनल कंडीशन के लिए लिख लें, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें, तो ये वाली चीज इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब स्टूडेंट टेक्स्ट बुक में जो डेरिवेशन है वो यहाँ से यहाँ तक दी गई, लेकिन बोर्ड ने एक दफा सवाल ये भी आया था कि डिराइव जनरल गैस इक्वेशन आल्सो, उसको एक जो जनरल गैस इक्वेशन है उसको आप इस तरीके से भी सेट कर दें कि हम उसकी मदद से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकें, या उस इक्वेशन को इस तरीके से सेट कर दें कि हम उसकी मदद से डेंसिटी निकाल सकें। और सिर्फ ये डेंसिटी वाला पोर्शन जो है, ये वाला, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में लगा से पूछा जा चुका है कि आइडियल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए डेंसिटी कैसे मालूम करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन यानी जनरल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए डेंसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, या डेंसिटी के लिए आइडियल गैस इक्वेशन को सेट करते हैं। तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, देखिए पहले हम मॉलिक्यूलर मास के लिए ले लेते हैं P = mRT, ये जनरल गैस इक्वेशन आपने लिख ली। इसमें आप जानते हैं क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये मैंने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पुट कर दिया। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख लें, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला स्मॉल m/M, गिवन मास ओवर मोलर मास, तो ये m की जगह मैंने उसका फार्मूला पुट किया। अब इस रिलेशन को आप इस कैपिटल M के लिए सेट कर लें, तो कैपिटल M के लिए जब सेट करेंगे तो ये आपके पास रिलेशन बन जाएगा। इसी क्वेश्चन को जब आप डेंसिटी के लिए सेट करेंगे तो देखें, पहले तो हमने आपने वही काम करना है। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझें। बोर्ड में तो क्वेश्चन आया लॉन्ग में, डिराइव जनरल गैस इक्वेशन आल्सो सेट जनरल गैस इक्वेशन फॉर द डेंसिटी के लिए सेट करें। फिर सिर्फ शॉर्ट में भी आया हुआ है जनरल गैस इक्वेशन उठाएं, ये वाली जनरल गैस इक्वेशन उठा तो उसको डेंसिटी के लिए सेट कर दें। ये हमने जनरल गैस इक्वेशन उठा ली, इसमें जो n था, n की जगह पे मास और मोलर मास वाला फार्मूला पुट कर दिया। करने के बाद अब हम देखें, आपने बनाना है डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम की टर्म है इधर, इसको उठा के इधर ले आऊंगा, और ये जो कैपिटल M है ये उधर चला जाएगा। ये देखिए कैपिटल M उधर चला गया, ये वॉल्यूम नीचे आ गया। अब ये जो m/v है इसको मैं डेंसिटी कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो अब जब d आ गया, अब आप इस पूरी इक्वेशन को d के लिए सेट कर ले, तो ये आपके पास डेंसिटी का रिलेशन बन जाता है, d = Pm/RT। स्टूडेंट यहाँ तक आपकी ये डेरिवेशन है। बोर्ड में सवाल आपको लॉन्ग में यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ से मॉलिक्यूलर मास तक भी आ सकता है, यहाँ से डेंसिटी तक भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास है। इसमें से एब्सोल्यूट जीरो वाला जो बुक में थ्योरी वाला पैराग्राफ है उसको जरा पढ़ लीजिएगा, उसमें से एक एमसीक्यूज हैं, वो एक्सरसाइज भी हैं, वहाँ से भी आपको उनकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो आई होप कि मैं इस लेक्चर को अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाया हूँ। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या वैसे आप रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।